हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल चावला के द्वारा लिखा गया एक अद्भुत उपन्यास जिसका नाम है हजारों ख्वाहिशें, जिसका अगला टाइटल है हमरी अटेरिया पे आओ सावरिया। तो चलिए शुरू करते हैं इसके आगे की कहानी। किसी बेरहम बेवफा की तरह मेट्रो आगे बढ़ती गई। सिर्फ स्टेशन ही नहीं था जो पीछे छूट गया था, मन में एक अजब सा कौतूहल था। मैं अपना बैग पकड़कर गेट से चिपका खड़ा रहा। अगले स्टेशन पर उतरा और भागकर वापसी की ट्रेन पकड़ी। विश्वविद्यालय पर उतरते ही मेरी निगाहें जीपीएस बनकर उसकी लोकेशन ढूंढती रहीं। पूरा स्टेशन छान मारा पर वह कहीं दिखाई नहीं दी। स्टेशन से बाहर निकला तो लगा किसी दूसरी ही दुनिया में आ पहुंचे हो। स्वर्ग से अप्सराएं उतरकर मानो नॉर्थ कैंपस में इकट्ठी हो रखी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम फेस्ट हम इंजीनियरिंग वालों के लिए सिंगल से कमिटेड बनने का जरिया होते हैं। यहाँ इवेंट में पार्टिसिपेशन के बहाने लड़कियों से मेलजोल बढ़ाया जाता है, पर यह सब होता कैसे है हम में से कोई ना जान पाता अगर पिंटू यहाँ अपने इश्क का खाता ना खोलता। 1.5 साल पहले ही एक फेस्ट में भाई ने लड़की पटा ली थी, वह भी ऐसी कि जिसे दिल्ली की आवारा भाषा में टोटा कहकर संबोधित किया जाता हो। हुआ यूं था कि हम हॉस्टल के साथ ही सच सवर कर फेस्ट में फैशन शो देखने गए थे। इवेंट शुरू होने के 2 घंटे पहले पहुंचे ताकि आगे खड़े होने का मौका मिले। वहां पता लगा कि फैशन शो की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के लैपटॉप में कोई मलवेयर घुस आया था। इवेंट की सभी महत्वपूर्ण जानकारी, शो में चलने वाले गानों की लिस्ट, स्पॉन्सर्स के पोस्टर्स, सब उस लैपटॉप में कैद थे। लड़की ने हिचकिचाते हुए स्टेज पर अनाउंसमेंट किया। भाई से लड़की के आंसू न देखे गए। तुरंत स्टेज पर पहुंचा और टच में आकर 2-4 लंबी डेकें हाँकी। टेक्निकल मामलों में तो वैसे भी एक्सपर्ट था अपना लड़का। लड़की के लैपटॉप से इंफॉर्मेशन भी रिट्राइव कर ली और लगे हाथ अपना दिल उसके लैपटॉप में डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम की तरह सेव भी कराया। लड़की पिंटू से इस कदर इम्प्रेस थी कि फैशन शो खत्म होने के बाद प्रॉम नाइट में दोनों बाहों में बाहें डालकर अलमस्त झूमते नजर आए। इस एक घटना से हमारे कॉलेज में हाहाकार मच गया था। आखिर पिंटू हमारे बैच का पहला लड़का था जिसने कॉलेज में आने के साथ ही यह मुकाम हासिल कर लिया था। ऐसे ही थोड़ी ना उसे कॉलेज में लव गुरु की ख्याति प्राप्त थी। पॉपुलैरिटी का यह आलम था कि मोहब्बत की कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए हॉस्टल के लड़के कमरे के बाहर आवेदन पत्र लिए खड़े रहते थे। उसके दिए गुरु मंत्र से न जाने कितने आशिकों ने अपने प्रेम की नैया पार लगाई होगी, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। पिंटू का प्यार निकला वाजपेयी जी की 13 महीने की सरकार, एक अविश्वास मत और सब खत्म। प्यार की पहली सालगिरह के दिन दोनों में पिक्चर देखने को लेकर तानातनी हो गई। लड़की को बॉलीवुड मसाला फिल्में पसंद थीं और पिंटू को उनसे सख्त नफरत थी। लड़की थी शुद्ध शाकाहारी और पिंटू तो ऐसा मांसाहारी की बीफ और पोर्क के साथ साथ खरगोश और बतख भी खाता था। लड़की को पिंटू का सिगरेट पीना पसंद न था और पिंटू को उसका देर रात तक पार्टी करना। आखिर दोनों ने खुशी खुशी म्यूचुअल ब्रेकअप करने की ठानी, पर एक दूसरे को जम के खरी खोटी सुनाने में कोई कसर न छोड़ी। प्यार के परवाने आखिर आपसी मतभेद को लेकर बुझ गए और संग बुझ गया पिंटू के दिल में प्यार के प्रति किसी भी तरह का विश्वास। पिंटू अब पूरी तरह औरंगजेब बन चुका था। फिल्मों से तो उसे ऐसी नफरत थी, बस चलता तो एक एक सिनेमा हॉल में जाकर आग लगा आता। फिल्में नहीं होती तो हम जैसों को पता ही ना चलता कि साला प्यार किस चिड़िया का नाम है। यश चोपड़ा ने दिल तो पागल है न बनाई होती तो वैलेंटाइंस डे कौन मनाता। K2S2 न बनाई होती तो लड़कियां लड़कों को फ्रेंडशिप बैंड की तरह राखी बांध रही होती। DDLJ न होती तो कौन सा लड़का लड़की के लिए करवा चौथ का व्रत रखने वाला था। पर पिंटू को यह बात कौन समझाए। उसकी जिंदगी का तो अब एक ही लक्ष्य था, IAS, जो उसे हर हाल में पाना था। दरअसल पिंटू कानपुर का रहने वाला है। पिताजी मायावती सरकार के चहेते बबुओं से एक हैं। घर वाले तो शुरुआत से ही सिविल सर्विसेज की तैयारी का प्रेशर डाल रहे थे, पर साला जब तक आदमी का दिल न टूटे तब तक वह कहाँ जिंदगी के मूल को समझ पाता है। इसलिए पिंटू ने भी पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए या सिर्फ अपनी भड़ास निकालने के लिए IAS बनने की ठानी और मुखर्जी नगर की एक कोचिंग में एडमिशन ले लिया। मुखर्जी नगर को वैसे IAS एस्पिरेंट्स का मक्का मदीना, चार धाम कुछ भी कह सकते हैं, पर हम इंजीनियरिंग वालों के लिए यह सिर्फ दूसरा कोटा है, एक हॉट ब्लास्ट
फर्नेस, जहाँ का तापमान लोहे को भी सोना बना दे, जहाँ दिमाग पर इतना प्रेशर बना दिया जाता है कि इंसान के सभी जगह से धुआं निकल जाए। यहाँ हर तरफ बड़े बड़े बिल बोर्ड्स पर आईएएस टॉपर्स के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाते हैं, और यही नाम और यही चेहरे लगभग हर कोचिंग के इश्तिहार में देखे जाते हैं। पिंटू ने जिस आईएएस कोचिंग में एडमिशन लिया था, वहीं उसकी मुलाकात मुरैना से आए धर्मेंद्र धाकड़ से हुई, जो अपने भारी भरकम नाम के विपरीत बेहद शांत किस्म के आदमी थे। पूरे मुखर्जी नगर में पंडित के नाम से फेमस थे, पर हम पूरी रिस्पेक्ट के साथ पंडित जी कहकर संबोधित करते थे। उम्र में हमसे बड़े थे ना, इसलिए। पंडित जी ग्वालियर में रहकर 2 साल मेडिकल की तैयारी किए, पर सिलेक्शन ना हो सका। हालांकि वे अभी भी इश्का दोस्त व्यापम में हो रही धांधली को देते हैं। पंडित जी के अनुसार 11वीं में बायोलॉजी लेकर आदमी या तो डॉक्टर बनता है या फिर कंपाउंडर। डॉक्टर वे बन ना सके और कंपाउंडर बनने की उनकी कोई ख्वाहिश ना थी। चाहते तो अपने दोस्तों की तरह रसिया जाकर भी एमबीबीएस कर सकते थे, पर खुददार किस्म के आदमी थे। पिता से पैसा नहीं लेना चाहते थे। इतना पढ़ लिखने के बाद अपने बाकी भाइयों की तरह खेती करने का भी उनका कोई इरादा न था। अंततः ओपन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और आईएएस की तैयारी करने दिल्ली आ गए। पिछले 3 सालों से यहीं डटे हुए थे। ठान रखे थे कि दिल्ली से सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर लिए बिना वापस अपने घर नहीं जाएंगे। घर वाले ताने जो मारते थे, तुम्हारी पढ़ाई पर इतने खर्चा हो गया, सरकारी नौकरी में नहीं लगोगे तो दहेज कहाँ से आएगा। वैसे भी हमारे देश में कोई अकेला आईएएस या आईपीएस नहीं बनता, पूरा परिवार बनता है। वैसे ही जैसे शादी सिर्फ लड़का लड़की की नहीं होती, दोनों के परिवारों के बीच होती है। मैं, पिंटू और पंडित जी पिछले 3 महीनों से कॉलेज में होने वाले क्विज में भाग लेते आ रहे हैं। पिंटू पंडित जी की फर्जी कॉलेज आईडी बनाकर उन्हें हमारी टीम में शामिल कर लेता। महंगाई के इस दौर में क्विज से जीती धनराशि ही हमारे जेब खर्चे का जरिया थी। मैं टुकटुक में बैठा किसी ख्याल में खोया, यूनिवर्सिटी कैंपस के प्राकृतिक सौंदर्य का जायजा ले रहा था कि पिंटू का फिर फोन आया। मैं डर के मारे शताब्दी की रफ्तार से भागा। शुक्र है कि जब तक ऑडिटोरियम में पहुंचा क्विज स्टार्ट ही हुआ था। पिंटू मुझे देखकर किसी भेड़िए की तरह गुर्रा रहा था और मैं भोली सी बकरी की तरह मिमिया रहा था। मैंने तुरंत अपनी सीट ग्रहण की। पहले सवाल का जवाब दे देने के बाद ही जाकर पिंटू का गुस्सा कुछ शांत हुआ। जैसे जैसे क्विज बढ़ता गया, टीम्स एलिमिनेट होती गई। हमारे सारे जवाब लगभग सही जा रहे थे। जब 5 टीम्स रह गईं, तब जाकर हमें स्टेज पर आमंत्रित किया गया। स्टेज पर पहुंचकर बहुत सुखद अनुभूति हुई। इसलिए नहीं कि अब सारी नज़रें हम पर थीं, इसलिए क्योंकि हम जहाँ कहीं भी नज़रें दौड़ाते, दिल बाग बाग हो जाता। धीरे धीरे सवाल कठिन होते गए और हम जवाब देते वक्त और भी सतर्क। एक भी जवाब गलत होता तो पिंटू वहीं सबके सामने स्टेज पर वह चढ़ाए गरियाना शुरू कर देता। महाभारत से लेकर इलियड, कालिदास से लेकर शेक्सपियर, तानसेन से लेकर बीथोवेन, याद पिया की आई से लेकर स्टेयरवे टू हेवन, गांधी से लेकर हिटलर, आर्यभट्ट से लेकर आइंस्टीन, सब तरह के सवाल पूछे गए। अभी तक हम तीसरे पायदान पर थे और स्कोर के मामले में पहली टीम से काफ़ी पीछे। पहली बार पिंटू को क्विज में इतना टेंशन में देखा था। फिर आया वह आखिरी राउंड, जिसके लिए खास तौर पर मुझे नींद से जगाकर यहाँ बुलाया गया था। पिंटू और पंडित जी आशा भरी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगे। इस राउंड का नाम था फिल्मी चक्कर। किसी पुरातन टेप रिकॉर्डर पर कुल 5 सेकंड की एक धुन बजाई गई, जो कि एक मशहूर गाने का इंट्रो था। पूछा गया कि धुन किस फिल्म की है। बेहद आसान सवाल। एक तरुण में मुस्कान के साथ मैंने जवाब दिया, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वह गीत था मेरे ख्वाबों में जो आया। गाया था लता दीदी ने, लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था जतिन ललित ने। मेरा यह परम ज्ञान सुनकर ऑडिटोरियम में तालियों की बौछार हो गई। सवालों का सिलसिला चलता रहा और हमारी टीम एक के बाद एक सही जवाब देती रही। किसी बच्चे की तरह उत्साहित होकर मैं हर उन सवालों पर भी अपने हाथ खड़े करता चला जो हमसे पूछे भी नहीं गए। जब दूसरी टीम भी जवाब नहीं दे पाती तो फिर आखिर पास होकर सवाल हमसे ही पूछा जाता। मेरे एक के बाद एक जवाब पर बाकी की टीम्स धाराशाही होती नजर आईं। हम अब जीत के बेहद करीब आ चुके थे, सिर्फ एक सवाल दूर। सभी की निगाहें शायद मेरी ओर थीं, पर मेरी आंखों ने उस मुखड़े को ढूंढ लिया था जो
अंतराल में कहीं मेट्रो स्टेशन पर खो गया था। हाथ में वही किताब लिए वह अप्सरा अपनी उंगलियों से जुल्फों को झटकती हुई मेरी ही तरफ देख रही थी। अचानक बैकग्राउंड में फिर वह गीत बज पड़ा। ऐसी उलझी नज़र उनसे हटती नहीं। मैं इश्किया के नसरुद्दीन शाह की तरह विद्या बालन को देखता रहा, दो टूक, बिना पलके झपकाए। लगा मानो वह भी मेरी ही ओर देख रही थी। स्टेज पर गाने की धुन की जगह टाइमर की टिक टिक शुरू हो चुकी थी, पर मेरे दिल की सिल्वर स्क्रीन पर वह गीत अभी तक बज रहा था, बार बार लगा था। आखिर पिंटू ने एक रैप्टा लगाते हुए दिल के चलचित्र पर रुकावट के लिए खेद है का इश्तेहार चिपका डाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।